एक साध्वी, एक आश्रम और अचानक हुई एक रहस्यमयी मौत। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि साध्वी प्रेम बाइसा की मौत हुई। सवाल यह है कि मौत कैसे हुई और किन हालात में हुई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इस मामले की परतें खुलती जा रही है और हर नई परत के साथ कहानी और ज्यादा चौंकाने वाली होती जा रही है। इस केस की जांच कर रही है विशेष जांच टीम यानी एसआईटी की पड़ताल में अब ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी है। जांच के दौरान कंपाउंडर डीवी सिंह ने स्वीकार किया कि उसने साध्वी को सिर्फ एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा इंजेक्शन दिए थे। एसआईटी प्रमुख छवि शर्मा ने एक निजी चैनल से बातचीत में बताया कि कंपाउंडर का कहना है कि उसने केवल डेक्सोना इंजेक्शन ही नहीं बल्कि कुछ अन्य इंजेक्शन भी दिए थे। हालांकि ये इंजेक्शन कौन से थे, उनकी मात्रा क्या थी और किस उद्देश्य से दिए थे, इसको लेकर जांच अभी जारी है। यहीं से इस मामले में नया मोड़ ले लिया है। एसआईटी ने साफ कहना है कि फिलहाल साध्वी से जुड़ा हर व्यक्ति शक के दायरे में है और किसी भी एंगल को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को इस पूरे केस की सबसे अहम कड़ी मानी जा रहा है, जो आने में अभी 2 से 3 दिन का समय ले सकता है। जरूरत पड़ी तो साध्वी के पिता से भी पूछताछ की जा सकती है। जांच अब सिर्फ मेडिकल पहलुओं पर तक सीमित नहीं है। एसआईटी ने आर्थिक एंगल से भी इस केस की फाइलें खोल दी है। आश्रम से जुड़ी सभी बैंक खातों के साथ साथ आश्रम से जुड़े लोगों के निजी खातों की भी गहन जांच की जा रही है, ताकि किसी भी तरह के संदिग्ध लेन देन का पता लगाया जा सके। इसी कड़ी में कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित को सीआरपीसी की धारा 94 के तहत नोटिस जारी किया गया है। उससे उसकी नर्सिंग डिग्री, उससे जुड़ी दस्तावेज, दी गई दवाओं के नाम, उनकी मात्रा और दवाएं कहां से लाई गई थी, इन सभी जानकारियों का ब्यौरा मांगा गया है। साथ ही उसके मोबाइल नंबर और कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी जांच में शामिल किए गए हैं। इतना ही नहीं, जिस अस्पताल में साध्वी को ले जाया गया था, उस प्रेक्षा अस्पताल को भी एसआईटी ने धारा 94 के तहत नोटिस भेजा है। अस्पताल से इलाज से जुड़ी सभी कागजात, मरीज का मेडिकल रिकॉर्ड और घटना वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज मांगा गया है, ताकि ये साफ हो सके कि साध्वी प्रेम बाइसा को अस्पताल किस हालत में ले जाया गया और वहां आखिर हुआ क्या। फॉरेंसिक जांच को भी बेहद अहम माना जा रहा है। एफएसएल को भेजे गए विसरा और अन्य सैंपलों को लेकर ये जांच की जा रही है कि सैंपल सही समय पर और सही प्रक्रिया के तहत भेजे गए थे या नहीं। इसके साथ ही चल अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, आयकर रिकॉर्ड, आईटीआर और आय व्यय का भी विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं इस मामले के पीछे कोई संपत्ति विवाद या आर्थिक दबाव तो वजह नहीं था। जांच एजेंसियां साध्वी प्रेम बाइसा की हाल की यात्रा की जानकारी भी जुटा रही है। कहाँ गई, किन लोगों से मिली और किन जगहों पर उनका आना जाना रहा। डिजिटल जांच के तहत कॉल डिटेल रिकॉर्ड, इंटरनेट इस्तेमाल और सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी पड़ताल हो रही है। खासतौर पर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि मौत से पहले या बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट किसने, कब और किस डिवाइस से किया। आश्रम में मौजूद स्टाफ, सेवादाय, अनुयायी और घटना के दिन वहां मौजूद हर व्यक्ति के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले से एक बड़ा सवाल निकल कर सामने आता है, आस्था हो या इलाज। सवाल पूछना जरूरी है, इलाज कौन कर रहा है, उसके पास अधिकार और डिग्री है या नहीं, ये जानना हर किसी के लिए जरूरी है। अब इस केस में सबकी नजरें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि साध्वी प्रेम बाइसा की मौत कैसे हुई, सवाल ये भी है अगर सच्चाई सामने आती है तो क्या जिम्मेदारी तय होगी।